स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टीआरई 1 से लेकर 3 तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक राशियाँ और मापक यंत्र से कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है अमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका नाम अमीटर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिणाम को मापने में किया जाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई और या मात्रक चुनिए। तो ऑप्शन ए है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है मात्रक विहीन, ऑप्शन सी है किलोग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन है, अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि अपेक्षित घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, यह एक आयाम विहीन मात्रा है, इसकी कोई इकाई नहीं है। इसका विकल्प सी उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि के मापन की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी मापक इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है, जबकि शक्ति की मापक इकाई वाट होती है। एम्पियर की विद्युत धारा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर का तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। एरोमीटर हवा में अन्य गैसों का वजन घनत्व मापने का उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व कौन सा राशि है। तो ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी है सदिश राशि, ऑप्शन सी है विमीय राशि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सदिश राशि। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। यह सदिश राशि है, जबकि धारा एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम विहीन राशि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सदिश राशि। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसे भौतिक राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ दोनों दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश कहते हैं। विस्थापन, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। तो टेस्ला होती है। टेस्ला को 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग के बराबर होता है। अगला टॉपिक है यांत्रिकी। इससे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। एक्सप्लेनेशन है,
फिसलन घर्षण वह घर्षण है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति होती है, जबकि दो स्थैतिक सतहों उनके बीच होने वाली हो के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य का संबंध क्या है देखिएगा। स्थैतिक घर्षण बड़ा है फिसलन घर्षण से और फिसलन घर्षण बड़ा है रोलिंग घर्षण से। रोलिंग घर्षण उपयुक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा स्थैतिक, उसके बाद फिसलन, उसके बाद है रोलिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष, नहीं, ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन सी है वेंचुरीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष रॉकेट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदना, नाव के पीछे हट जाना। यह सब न्यूटन के तीसरे गति के नियम का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी को कैसे उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए चौक कुंडली द्वारा, ऑप्शन बी डायनेमो द्वारा, ऑप्शन सी ट्रांसफर द्वारा, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायनेमो द्वारा। एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और देखिएगा, जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। चौक कुंडली क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो देखिएगा, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला टॉपिक है ध्वनि और तरंग गति। ध्वनि और तरंग गति से कौन सा क्वेश्चन है? सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो सोनार तकनीक का उपयोग ऑप्शन ए है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी है हिमशैलों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सोनार एक तकनीक है ऐसी कि जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करता है। यह तरंगें समुद्र में कहीं भी कोई वस्तु रहती है तो उसमें परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस हो जाता है कि यहाँ कोई सामान है, जिससे पता लगाया जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है या उसके नीचे पहाड़ी है या पनडुब्बी घाटी, हिमखंड आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव कान की श्रवण प्रवास क्या है? तो मानव कान की श्रवण प्रवास क्या है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो उच्च तरंगे और स्तर का छोटा तरंग दैर्ध्य, इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च स्तर और कम तरंगदैर्ध्य है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ऊष्मा एवं तापमान। पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलीन मग में हैंडल होता है। पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, जैसे स्टील का गिलास, तांबा, चांदी इत्यादि। जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने नहीं देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे पोर्सिलीन, प्लास्टिक, लकड़ी और रबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी चुंबक, ऑप्शन सी आवेश। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विपरीत कार्य करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसके कारण सोलेनॉइड धारा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है। इसका मुख्य लक्षण है उच्च तापमान पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऑप्शन बी है ऊंचाई तापमान पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऑप्शन सी है ऊंचे तापमान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते पानी का तापक्रम घट जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने पर अधिक समय लेती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमान समान ताप दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ऑप्शन सी दिया है, शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। टीआरई 2 में पूछा था ये क्वेश्चन। जीएस में शुष्क एवं आदर्श बल्ब तापमानी का उपयोग आमतौर पर प्रशिक्षण और प्रयोगशाला में कपड़ा मिल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्रिस्टलीय उच्च तापक्रम टीएके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब टी/3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। ऑप्शन ए है E/16, E/27, E/28। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक क्रिस्का एक उच्च तापक्रम टीएके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब टी3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E/16 हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है। ऑप्शन बी दिया है, हिमानी का आधार बर्फ में अशुद्धियों की उपस्थिति होती है। ऑप्शन सी दिया है, आधार पर दाब मापने अधिक होने पर गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है। प्रति वर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है और वर्ष भर हिम के एकत्रण से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है। वे संघनन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही संघनन हिमानी भर या दबाव के कारण
ढालू पर प्रवाहित होता है जिसे हिमनद कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे।